फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 32। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। देव के मुंह से मुंबई जाने की बात सुनकर काव्या अंदर तक कांप गई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बिना कुछ कहे तेज कदमों से अंदर की ओर जाने लगती है, मानो जैसे अगर 2 मिनट भी काव्या वहां रुकी तो देव अभी काव्या को मुंबई ले जाएगा। काव्या तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ रही थी। देव भी काव्या के पीछे पीछे उसको आवाज लगाते हुए आ रहा था, पर काव्या तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी, बस चलती जा रही थी। काव्या अंदर पहुंचते ही अपने रूम के अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी पीछे से आकर देव काव्या का हाथ पकड़कर उसको रोक देता है और जोर से बोलते हुए कहता है, क्यों भाग रही हो काव्या, और किससे भाग रही हो? मुझसे, खुद से या हालातों से? और कब तक भागोगी इन सब से? जब तक इनसे भागती रहोगी तब तक इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? किस चीज से भागना उसका सोल्यूशन नहीं होता है काव्या, उसको फेस करना होता है, लड़ना होता है उससे। देव की आवाज सुनकर बाकी सब भी बाहर आ जाते हैं, पर काव्या अभी भी बुत बनकर खड़ी थी। तो मोहित भी काव्या के पास आकर कहता है, काव्या देव ठीक कह रहा है, तो कोशिश तो कर लड़ने की, हम सब है ना तेरे साथ, तू एक कोशिश तो करके देख। कब तक घुटती रहेगी इस तरह? अभी तक सिर झुकाए खड़ी काव्या अपनी आंसुओं से भरी आंख से मोहित को देखते हुए कहती है, तुम सब तो हो मोहित, पर मैं ही खुद के साथ नहीं हूँ, तो बता कैसे हिम्मत करूँ, बोल ना। फिर काव्या देव के पास जाकर कहती है, आप मुझे लड़ने के लिए कह रहे हैं ना देव? आपको पता है देव, मेरे पापा भी मुझे हमेशा यही सिखाते थे कि बेटा कभी भी कोई भी मुसीबत आए हार मत मानना, उस मुसीबत से लड़ना। पापा हमेशा सबके लिए लड़ते थे, कोई कुछ भी अगर गलत होता था तो सब पापा के पास ही आते थे और वो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते थे। पर क्या हुआ उनके साथ? उन पर मुसीबत आई और वो हार गए, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं उनको रोकती रही पर वो अपनी काव्या को छोड़कर चले गए और मुझे अपने साथ लेकर भी नहीं गए। मुझे सिखाया भी नहीं कि कैसे लड़ना है मुझे मुसीबतों से। तो कैसे लड़ूं मैं देव, बोलो ना कैसे लड़ूं? इतना कहते कहते काव्या फूट फूट कर रोने लगती है। देव काव्या को अपने गले लगा लेता है। देव के साथ साथ बाकी सबकी आंखों में भी आंसू थे। आज पहली बार देव काव्या को इतना बेबस देख रहा था। देव काव्या को सोफे पर बैठाता है और काव्या को पानी पिलाकर खुद काव्या के सामने बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, किसने कहा काव्या कि तुम्हारे पापा ने तुमको लड़ना नहीं सिखाया? बल्कि वो तो अपनी आखिरी सांस तक तुमको लड़ना सिखा रहे थे। वो तो आखिरी वक्त तक अपनी सांसों से लड़ रहे थे, बस जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया, वरना उन्होंने तो हार नहीं मानी थी ना। तो तुम कैसे हार मान सकती हो? तुम्हारे पापा तो आखिरी सांस तक लड़ते रहे और तुम बिना लड़े ही हार मान रही हो। तुमको तो तुम्हारे पापा ने हालातों से लड़ना सिखाया था ना, और तुम उनसे भागकर खुद को ही तकलीफ पहुंचा रही हो। जिस इंसान को तुमको अपने माँ पापा के खून की सजा दिलानी चाहिए थी, उससे तुम खुद डर रही हो, और वही आदमी पहले तुम्हारे माँ पापा को मारकर और अब तुम्हारे डर का फायदा उठाकर तुमको ही तकलीफ पहुंचा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि तुम उससे डरती हो और जो वो तुमको कहेगा तुम वो सब मान जाओगी। इस तरह वो तुमको नहीं बल्कि तुम खुद उसके डर के कारण खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो। और सोचो तुमको इस तरह तकलीफ में देखकर तुम्हारे माँ पापा को कितनी तकलीफ हो रही होगी। तुमको अपने लिए लड़ना होगा काव्या, जिससे तुम उस इंसान को सजा दिलवा पाओ जिसने तुमसे और सलोनी से उनका बचपन छीन लिया। तुम दोनों से तुम्हारे माँ पापा छीन लिए। दिलवाओगी ना उस रतन सिंह को सजा? चलोगी ना हमारे साथ मुंबई? देव काव्या को बहुत आस से देखते हुए कहता है। बाकी सब भी काव्या के जवाब का इंतजार कर रहे थे, पर काव्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सोफे से खड़ी हो जाती है, पर काव्या की आंखों में अभी भी आंसू थे। नहीं देव, मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, काव्या अपनी कांपती आवाज में कहती है, जिसको सुनकर देव को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तो ठीक है तुम मत जाओ, अब कहूंगा भी नहीं तुमसे चलने के लिए, पर ये मत सोचना काव्या कि मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। और अब तो मुझे सारी सच्चाई भी पता है, और तुमको अपने माँ पापा के कातिल को सजा नहीं दिलवानी तो मत दिलवाओ, पर जिसने मेरे प्यार को तकलीफ पहुंचाई है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। देव की आवाज में गंभीरता और आंखें गुस्से से लाल थी, जिसको देखकर काव्या डर जाती है
और उसको आकाश वाला समय याद आ जाता है। वो देव के पास जाकर देव का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, देव आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्यों नहीं समझ रहे, वो बहुत खतरनाक इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। देव अपना नहीं तो माँ पापा के बारे में सोचो देव, वो सब खत्म कर देगा। प्लीज देव ये जिद छोड़ दो प्लीज। पर देव काव्या का हाथ झिड़कते हुए कहता है, अगर तुमको मुंबई नहीं जाना मत जाओ, पर मैं जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आज शाम ही मुंबई के लिए निकल रहा हूँ, बाकी सब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चाहती हो। इतना कहकर देव अपने रूम में चला जाता है। काव्या देव को समझाने के लिए उसके रूम की ओर भागती है तो देव अपने रूम का दरवाजा जोर से बंद कर देता है। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि देव को कैसे समझाए। वो जल्दी से मोहित के पास आकर कहती है, मोहित तू समझा ना देव को, तू तो सब जानता है वो कितना खतरनाक है। वहाँ जाने पर देव को जान का खतरा है। मोहित तू प्लीज उनको समझाना कि वो अपनी जिद छोड़ दें। काव्या जिद वो नहीं बल्कि जिद तू कर रही है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और समझाने की जरूरत उसको नहीं बल्कि तुझको है। तू क्यों नहीं समझना चाहती काव्या? तूने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था ना, अपने माँ पापा का दर्द, उनकी तकलीफ। तो तू क्यों उस इंसान को सजा नहीं दिलवाना चाहती? क्यों इतना डर रही है तू? हम सब है ना तेरे साथ। हाँ मैं हूँ डरपोक, अगर अपने बदले के लिए मुझे किसी और की जान खतरे में डालनी पड़े तो मैं डरपोक ही सही। मैं एक बार अपने अपनों को खो चुकी हूँ मोहित, अब कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं बची है मुझ में। मैं फिर से वही सब खून खराबा नहीं देख सकती मोहित, नहीं देख सकती, मुझसे नहीं होगा। तू तो मेरी बात समझ मोहित प्लीज। काव्या अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से मोहित को देखते हुए कहती है। पर जब मोहित कुछ नहीं कहता तो काव्या कुछ देर शांत हो जाती है और फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो कि मैं मुंबई जाऊं तो मैं जाऊंगी मैं। अगर देव और तुम सबको इसी से खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं जाऊंगी। मैंने वैसे ही देव को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, अब उनको और तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। मैं जाऊंगी मुंबई, बस मुझे थोड़ा समय दे दो प्लीज। काव्या मोहित के सामने अपने हाथ जोड़कर भर्राए हुए गले से कहती है और वहां से जाने लगती है। काव्या के कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे आज उसके पैरों में चलने की ताकत ही ना बची हो। काव्या अपने कमरे में चली जाती है, पर जिस हिम्मत से उसने मुंबई जाने की बात बोली थी वो अब टूट गई थी। काव्या अपने माँ पापा की तस्वीर हाथ में लेके वहीं नीचे बैठ जाती है और अपनी नम आंखों से उनको देखते हुए कहती है, पापा सब कह रहे हैं कि आपकी बेटी डरपोक है, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, और सब सही भी कह रहे हैं पापा, मैं आपके और माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई। सॉरी माँ, सॉरी पापा, पर मैं क्या करूँ, मैं वो दिन नहीं भूल पाती। वो चाकू जिसने आपके और माँ के पूरे बदन को जख्मों से भर दिया था, आपका वो बहता खून, उस आदमी का वो हंसता चेहरा जिसने मुझे मेरे ही माँ पापा के खून से रंग दिया था, कैसे भूल जाऊँ पापा, कैसे? काव्या की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, पर फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, पर अब वो सब मुझे भूलना होगा पापा। देव सही कह रहे हैं, आपने तो मुझे लड़ना सिखाया था ना, मैं ही सब भूल गई, पर अब मैं लड़ूंगी, खुद से भी और उस रतन सिंह से भी। मुझे नहीं पता मैं उसके सामने खड़ी हो भी पाऊंगी या नहीं, पर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ पापा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मैं लड़ूंगी पापा, मैं आपके और माँ के लिए लड़ूंगी। जितने जख्म उसने आपको दिए ना, वही सब उसको सूद समेत वापस मिलेगा पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। पर आई मिस यू माँ, पापा आई मिस यू। इतना कहकर काव्या अपने माँ पापा की तस्वीर अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। काव्या को अपने रूम में गए 2 घंटे हो गए थे। देव हॉल में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, मोहित भी वहीं बैठा था। मोहित, हमने कहीं काव्या को कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? देव परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं देव, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। पर काव्या कहकर तो गई थी कि वो मुंबई जाने को तैयार है, पर वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? मोहित काव्या के रूम की ओर देखते हुए कहता है, मोहित अब अगर काव्या मान गई तो ठीक है, वरना हम अब इससे ज्यादा काव्या को फोर्स नहीं करेंगे। प्लीज, मैं काव्या को इससे ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता। तुमने देखा था ना वो कितना रो रही थी, वो रही थी और जान मेरी निकल रही थी। अभी भी पता नहीं क्या कर रही होगी। देव भी काव्या के कमरे की तरफ देखते हुए कहता है, मोहित मैं एक काम करता हूँ, मैं काव्या को देख कर आता हूँ। देव मोहित को देखते हुए कहता है तो मोहित भी हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि देव काफी देर से परेशान हो रहा था। देव काव्या के रूम में चला जाता है और मोहित वहीं बाहर हॉल में बैठ जाता है, क्योंकि घबराहट तो उसको भी हो रही थी।
देव काव्या के रूम का दरवाजा खटखटाने के लिए दरवाजे को जैसे ही हाथ लगाता है, दरवाजा खुद ही खुल जाता है। देव अंदर आता है तो काव्या अपने बेड के पास एक कोने में अपने माँ पापा की तस्वीर सीने से लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। काव्या के चेहरे पर अभी भी उसके आंसुओं के निशान थे। काव्या को इस तरह देखकर देव की आंखें भी भर जाती हैं। देव धीरे से काव्या के पास जाता है और उसके हाथ से वो फोटो निकालने के लिए जैसे ही काव्या का हाथ छूता है, काव्या दर्द से कराह जाती है। शायद अंदर आते हुए काव्या का हाथ दरवाजे से टकरा गया था, जिससे काव्या को चोट लग गई थी। काव्या अपनी आंखें खोलती है तो सामने देव को देखकर चौंक कर खड़ी हो जाती है और फोटो टेबल पर रखकर जल्दी से अपनी आंखों में आए आंसू पोंछकर अपना हाथ पीछे छुपा लेती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, देव आप यहाँ? मैं बस आ ही रही थी आप सबके पास। मैं तैयार हूँ देव, मैं तैयार हूँ मुंबई जाने के लिए। काव्या जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है। 2 मिनट तो देव काव्या को ऐसे ही देखता रहता है, पर फिर काव्या को कसकर गले लगा लेता है। आज फिर मैंने तुमको तकलीफ पहुंचा दी ना काव्या? सॉरी, मैं तुमको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था काव्या, पर फिर भी मैंने तुमको तकलीफ पहुंचा दी। तुम मुंबई नहीं जाना चाहती तो कोई तुमको फोर्स नहीं करेगा, बस तुम खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ प्लीज। मुझे तुम्हारे चेहरे पर असली मुस्कुराहट चाहिए, ये जबरदस्ती की मुस्कुराहट नहीं। इतना कहते कहते देव की आंखें नम हो जाती हैं। काव्या देव को खुद से अलग करते हुए देव के आंसू पोंछते हुए कहती है, और मुझे आपकी आंखों में ये आंसू नहीं चाहिए। फिर काव्या देव का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, देव मैंने किसी के दबाव में आकर ये फैसला नहीं किया है, बल्कि अब मैं खुद चाहती हूँ कि मैं उस इंसान को सजा दिलवाऊं जिसने मेरे माँ पापा को इतनी तकलीफ पहुँचाई है। और जब हम एक हैं तो आप अकेले कैसे जाएंगे देव? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, मुझे आपने ना किसी और ने कोई तकलीफ पहुँचाई है, बल्कि मैं तो खुश नसीब हूँ कि अगर मैं सफर में थक भी गई तो मुझे हिम्मत देने के लिए इतने सारे अपने मेरे साथ हैं। देव काव्या को उसके बेड पर बैठाता है और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर काव्या की चोट पर दवा लगाते हुए कहता है, चाहे कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो, मैं अपनी रानी साहिबा को कभी थकने नहीं दूंगा, बल्कि उनका सहारा बनकर हमेशा उनके साथ चलूंगा। और अगर कभी मैं कहीं थक गया तो मेरी रानी साहिबा मेरी ताकत बनेगी। क्यों, मेरी ताकत बनोगी ना? देव काव्या को देखते हुए कहता है, पर काव्या की आंखें नम थी। देव काव्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? काव्या अपनी नम आंखों से मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला देती है। देव काव्या को गले लगाते हुए कहता है, पागल हो तुम बिल्कुल। अच्छा बाहर चलो, सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। काव्या देव के साथ बाहर जाने लगती है कि तभी देव काव्या का हाथ पकड़कर काव्या को रोकते हुए कहता है, काव्या तुम सही में मुंबई जाने को तैयार हो ना? कहीं मेरी कहीं बातों से तो? मैं आपकी बातों से नहीं बल्कि आप पर भरोसा करके मुंबई जा रही हूँ देव। इतना कहकर काव्या देव का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है। देव और काव्या को साथ देखकर मोहित खुश हो जाता है और जल्दी से काव्या के पास आकर काव्या को गले लगाते हुए कहता है, तू ठीक है ना? काव्या हाँ में सिर हिला देती है तो मोहित भी मुस्कुरा देता है कि तभी देव का फोन बजने लगता है। वो फोन देखता है तो फोन महेश जी का था। उसको देखते ही देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और देव काव्या को मोहित के पास छोड़कर बाहर चला जाता है। काव्या के मुंबई जाने के फैसले पर सब बहुत खुश थे। काव्या, पूजा, रिया और राधिका बाहर बैठे थे और दोनों बच्चे वहीं उनके पास खेल रहे थे। मोहित और देव दोनों अंदर हॉल में बैठकर आगे की प्लानिंग कर रहे थे कि तभी वहां राघव अपने हाथ में कुछ फाइल्स लिए उनके पास आकर कहता है, गुड इवनिंग देव सर। हेलो मोहित जी। सर ये लीजिए, आपका काम हो गया। राघव देव की ओर वो फाइल्स बढ़ाते हुए कहता है, गुड इवनिंग राघव, आओ बैठो। एंड थैंक यू, तुमने ये सब इतना जल्दी अरेंज कर दिया। देव राघव से वो फाइल्स लेकर मुस्कुराते हुए कहता है, ये देखो मोहित, ये आकाश के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जिसको देखकर साफ पता चल रहा है कि वो रतन सिंह के कांटेक्ट में था। और ये उन बाइकर्स का स्टेटमेंट है जिन्होंने काव्या पर गोली चलाई थी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो गोली उन्होंने रतन सिंह के कहने पर चलाई थी। उस वक्त इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, पर अब ये हमारे बहुत काम आ सकता है। उन बाइकर्स का तो ठीक है, पर आकाश के कॉल रिकॉर्ड्स का रतन सिंह से क्या कनेक्शन? मैं कुछ समझा नहीं। कनेक्शन है मोहित, मैं बताता हूँ। जब आकाश हमारे ऑफिस में काम करता था
तो एक दिन उसको मैंने पापा के कैबिन में कोई फाइल ढूंढते हुए देखा था, पर मुझे वहाँ देखकर वो हड़बड़ाकर वहाँ से चला जाता है, जिसके लिए मैंने उसको डांटा भी था, पर वो बहाना बनाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। पर मैंने उसके चेहरे पर डर भांप लिया था। फिर मैं अपनी फाइल्स लेकर वहाँ से बाहर निकल गया था। तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, पर अब मुझे लगा कि उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। तभी मैंने राघव से उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कहा, जिसमें थोड़ी दिक्कत तो हुई पर वो मिल गई और मेरा शक भी सही साबित हुआ। आकाश तब से रतन सिंह के टच में था जब से उसने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया था। तुमको लगता है देव कि ये सबूत काफी होंगे उसको सजा दिलवाने में, और पुलिस मानेगी इन सबको? तुमको किसने कहा कि मैं ये सब पुलिस को दूंगा? ये सब पुलिस के लिए नहीं, रतन सिंह के लिए है। इन सब के जरिए तो हमको सिर्फ रतन सिंह का कन्फेशन लेना है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, पर हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, क्योंकि इससे ज्यादा मैं मुंबई में नहीं रुक पाऊंगा। और अभी तो मुझे मोहन की कहीं बात के बारे में भी पता करना है, और वो सब मुंबई जाकर ही हो सकता है, क्योंकि अगर मोहन निर्दोष है तो उसको सजा दिलाना गलत होगा, जिसके लिए काव्या को लेकर मैं कल ही मुंबई निकलूंगा। काव्या कुछ दिन माँ पापा और बाकी सबके साथ रहेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो देव, काव्या भी कुछ दिन अंकल आंटी के साथ रहेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है सर, मैं भी चलता हूँ, अब आपको सीधा मुंबई में ही मिलता हूँ। राघव कुर्सी से उठते हुए कहता है, राघव जी आप भी मुंबई आ रही हैं? मोहित राघव को देखते हुए कहता है, जी बिल्कुल मोहित जी, अब जब देव सर ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, हमेशा एक बड़े भाई की तरह देव सर मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। राघव मुस्कुराते हुए कहता है, वो नहीं रुकेगा मोहित, उसको जाने दो। देव भी मुस्कुराते हुए कहता है। राघव वहाँ से बाहर निकलता ही है कि सामने से काव्या भी अभी का हाथ पकड़े अंदर आ रही थी। अरे राघव जी, आप कब आए? मैंने तो आपको देखा ही नहीं, और आप भी मुझसे मिले बिना ही जा रही हैं। पर अब तो मैंने आपको देख लिया है, तो बिना चाय पिए तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं मैम, आज बहुत जल्दी में हूँ, अगली बार पक्का आपके हाथ की चाय पीकर जाऊंगा। और मैम, पिछले कुछ दिनों में अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। राघव जी, आपको देव ने कुछ कहा? नहीं नहीं मैम, देव सर ने मुझे कुछ नहीं कहा। सबसे पहले तो आप मुझे मैम मैम बोलना बंद कर दीजिए, और आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा है राघव जी, जिसके लिए आपको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़े। लेकिन हाँ, अगर आपने मुझे अब दोबारा मैम बोला तो मैं ज़रूर आपकी बात का बुरा मान जाऊंगी। आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ओके ठीक है, मैं आपको मैम नहीं बोलूँगा, पर काव्या जी भी नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं आपको भाभी बोलूँगा। देव सर मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो उस रिश्ते से आप मेरी भाभी हुई, तो मैं आज से आपको भाभी ही बोलूँगा। राघव मुस्कुराते हुए कहता है। राघव के भाभी बोलने पर काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, आप मुझे भाभी ही कहिएगा, पर फिर मैं भी आपको देवर जी कहूँगी, राघव जी नहीं। बिल्कुल भाभी, और आपको जब भी कोई जरूरत हो तो सबसे पहले आप अपने इस देवर को याद कीजिएगा, पर अभी अपने देवर को जाने की इजाजत दीजिए। राघव मुस्कुराते हुए कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। काव्या भी मुस्कुराते हुए अभी का हाथ पकड़े अंदर आ जाती है, तो मोहित काव्या को टोकते हुए कहता है, क्या हुआ काव्या, तो बहुत जल्दी अंदर आ गई? हाँ, वो अभी को भूख लगी थी तो अभी के लिए दूध गर्म करने आई थी। आ तो पूजा रही थी, पर अभी मेरे साथ आने की जिद करने लगा तो मैं लेके आ गई। मोहित मुस्कुराते हुए काव्या के पास आकर कहता है, अब अभी का मोह छोड़ दे काव्या, और अब इसको भी तेरे बिना रहना सीखना होगा। अब तुझे देव के साथ जाना है, तुझे उसके साथ अपना घर बसाना है। मुझे पता है अभी तेरे लिए क्या है, पर अब तुझे इसके बिना रहना सीखना होगा, और अभी को भी ये मानना होगा कि उसकी कली हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी। नहीं मोहित, मैं तुम्हारी इस बात को बिल्कुल सही नहीं कहूँगा। देव काव्या के बगल में खड़े होते हुए कहता है, और तुमको किसने कहा कि मेरे साथ जाने के बाद काव्या का अभी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा? और ऐसा कहाँ लिखा है कि शादी के बाद लड़की को अपने पुराने रिश्तों को भूल जाना चाहिए, वो भी जब रिश्ता दिल का हो? फिर देव अभी को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, और हमारे अभी तो इतने प्यारे हैं कि इनको तो कोई भी नहीं भूल सकता, और इनके और इनकी कली के बीच तो कोई नहीं आ सकता। जब भी अभी चाहेगा अभी अपनी कली के पास आ सकता है, और जब भी अभी की कली चाहेगी तो वो भी उसके पास आ सकती है। क्यों अभी? और अब तो मेरी और अभी की भी दोस्ती हो गई है, तो मैं भी अभी से मिलने आऊँगा उसकी कली के साथ। हाँ मैजिक अंकल, कली के साथ आप भी आना।
मुझे मम्मा ने कल बताया था कि आप मेरी कली के राजकुमार हो, जैसा स्टोरीज में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और आप मेरी कली को लेने आए हो क्योंकि मेरी कली राजकुमारी है ना, इसीलिए। अभी की बात सुनकर देव, काव्या और मोहित सब हंसने लगते हैं कि तभी काव्या अभी को देव की गोदी से अपनी गोद में लेते हुए कहती है, अरे हमारे अभी बाबू तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई हैं और अभी के पापा बेवकूफ़ ही रह गए। पर अभी आप एक बात बताओ, आपने अपने देव अंकल को मैजिक अंकल क्यों कहा? अभी अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे कली तुम भी बुद्धू हो। जब आप उस दिन यहाँ से जा रही थी तो देव अंकल ने ही तो आपको रोका था, तो इसीलिए हुए ना देव अंकल मैजिक अंकल, उन्होंने मैजिक करके आपको रोक लिया। अभी काव्या को गले लगाते हुए कहता है। काव्या देव और मोहित की तरफ घूरते हुए देखती हैं तो दोनों काम का बहाना करके वहाँ से भाग जाती हैं। रात को खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। आज अभी भी मोहित और पूजा के साथ सोने चला गया था, पर काव्या को नींद नहीं आ रही थी। काव्या ने मुंबई जाने के लिए हाँ तो कह दी थी, पर काव्या को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। तो काव्या बाहर चली जाती है और सामने जगमगाते पहाड़ों को देखने लगती है, जैसे उनसे जाने की इजाजत मांग रही हो। आज भी मौसम कुछ सर्द था तो काव्या अपने हाथ बांधे खड़ी थी कि तभी देव पीछे से आकर अपनी शॉल से काव्या को ढक लेता है और काव्या को पूरी तरह अपनी बाहों में समेट लेता है, जिससे काव्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है ना? घबराहट हो रही है? यही सोच रही हो ना कल माँ, पापा और बाकी सबसे कैसे मिलोगी? डर लग रहा है ना? काव्या देव की तरफ मुड़ती है और हैरानी से देव को देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता ये सब कि मैं यही सोच रही हूँ? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर लिखा है बुद्धू और तुम फालतू की चिंता कर रही हो। माँ पापा तो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। मतलब माँ पापा, दादू, विक्की, मुझसे कोई नाराज नहीं है? काव्या खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। अब मेरी रानी साहिबा है ही इतनी प्यारी कि उनसे कोई नाराज रह ही नहीं सकता। काव्या देव को कसकर गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू देव, आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ देव, मैं कल फिर से माँ, पापा, दादू, विक्की सबसे मिल पाऊंगी। थैंक यू देव, थैंक यू सो मच। देव काव्या का माथा चूमते हुए कहता है, आपके लिए तो कुछ भी रानी साहिबा। काव्या देव के सीने पर सिर रखते हुए कहती है, देव आपको पता है, मैं जब भी यहाँ आकर बैठती थी ना तो हमेशा सोचती थी कि काश आप भी यहाँ मेरे साथ होते। मैं आपके हाथों में हाथ डाले इन खूबसूरत नज़ारों को देखूं। हम पूरी रात यहाँ बैठकर बातें करें, आप बोलते रहें और मैं बस आपकी सुनती रहूं। और देखिए आज वो सपना पूरा भी हो गया, आप मेरे साथ हैं। देव आपको पता है, इन 7 सालों में मैंने आपको कितना याद किया है। उनके गवाह ये पहाड़, ये पेड़, ये हवाएं सब हैं। मैं इनसे ही बातें करती थी, इनके सामने रो भी लेती थी। इन 7 सालों में मोहित और पूजा के साथ साथ इन्होंने भी मुझे संभाला है देव, ये भी मेरे साथ ही रहे हैं। इतना कहते कहते काव्या की आंखें भीग जाती हैं और वो देव को कसकर गले लगा लेती हैं, जैसे अगर उसने देव को छोड़ दिया तो देव किसी सपने की तरह उससे दूर चला जाएगा। दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहते हैं, पर रात के साथ साथ बाहर ठंड भी बढ़ती जा रही थी। तो देव काव्या को उसके रूम में ले आता है और काव्या को उसके बेड पर लेटाकर कंबल उड़ा देता है और काव्या के पास बैठते हुए कहता है, मैं कोई सपना नहीं हूँ रानी साहिबा, बल्कि हकीकत हूँ। और कल आपके लिए एक नई खूबसूरत सुबह लेकर आएगा जो काव्या और देव के साथ की गवाह होगा। और अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और खूबसूरत सपने देखिए, क्योंकि अब आपके सपनों में भी मैं आपको तकलीफ में नहीं देख पाऊंगा। इतना कहकर देव अपने हाथों को काव्या की पलकों के ऊपर घुमाता है और काव्या के माथे को चूम लेता है। गुड नाइट रानी साहिबा, अब आपकी हर सुबह सिर्फ खूबसूरत होगी। इतना कहकर देव वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में काव्या को भी नींद आ जाती है। बाहर आकर देव की आंखें नम थी। देव अपने रूम में आ जाता है और अपने बेड पर लेटकर आंखें बंद करके लेटते हुए सोचता है, अब आपकी खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता रानी साहिबा। इन 7 सालों और उससे पहले भी आपको जितनी तकलीफ हुई है, मैं वादा करता हूँ आपसे, फिर उन तकलीफों के बारे में आपको सोचने भी नहीं दूंगा। यही सब सोचते सोचते देव की भी आंखें लग जाती हैं। अगली सुबह भी दस्तक दे चुकी थी। देव और काव्या को जल्दी निकलना था, क्योंकि उनको यहाँ से पहले देहरादून जाना था, फिर वहाँ से उनकी मुंबई की फ्लाइट थी। सब आ चुके थे, बस काव्या का ही इंतजार था। मोहित और देव गाड़ी के पास खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे
कि तभी देव की नजर सामने से आती काव्या पर पड़ती है तो देव की नजरें काव्या पर ही थम जाती हैं। गहरे हरे रंग का सलवार सूट जिस पर काव्या ने एक तरफ पूरा खुला हुआ दुपट्टा लिया था, कानों में छोटे छोटे ईयररिंग्स, माथे पर छोटी सी काली बिंदी और उस पर काव्या के खुले बाल काव्या को और खूबसूरत बना रहे थे। देव का तो काव्या से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। वो बात तो मोहित से कर रहा था पर नजरें उसकी काव्या पर ही थी। काव्या पूजा के पास आती है तो राधिका और रिया को तैयार हुए बिना देखकर हैरान होते हुए कहती है, राधिका, रिया, तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? और अवनी कहाँ है? हमको सुबह ही तो निकलना था। मैं जल्दी आ गई क्या? बस कर, मुझको भी बोलने दे। हम तुम दोनों के साथ नहीं आ रहे हैं। विनोद का काम पूरा हो गया है तो वो शाम तक आ रही हैं। इसीलिए हम विनोद के साथ शाम को ही निकलेंगे और हम दो लव बर्ड्स के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। राधिका हंसते हुए काव्या को छेड़ते हुए कहती है, तो पागल है। काव्या भी हंसते हुए कहती है। फिर काव्या रिया के पास जाकर कहती है, तो रिया, तुम हमारे साथ चलो। ना बाबा ना। रिया राधिका के पीछे छिपते हुए कहती है, मैं और तुम दोनों के साथ? बिल्कुल भी नहीं। एक बार तुम दोनों के साथ जाकर तुम दोनों के बीच आने की गलती कर चुकी हूँ और उस दिन देव ने ऐसा ब्रेक लगाया था कि मैं तो मरते मरते बची थी। अब मैं अपनी जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। रिया राधिका के पीछे खड़े होकर हंसते हुए कहती है। रिया की बात सुनकर काव्या के साथ साथ राधिका और पूजा भी हंसने लगती हैं। फिर रिया काव्या के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो काव्या, हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। और देव को सिर्फ तुम डिजर्व करती हो, क्योंकि जो प्यार तुम देव को दे सकती हो वो कोई नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारे लिए उसको रोते देखा है काव्या। जितना भी मैं देव को जान पाई हूँ तो उसकी जिंदगी में उसकी रानी साहिबा के अलावा और कोई नहीं है। पर हाँ, देव पर बहुत सी लड़कियों की नजर है, इसीलिए फ्री एडवाइस दूंगी, देव को बचा कर रखना सबकी नजरों से। रिया हंसते हुए कहती है, पर मुझे लगता है देव की नजरें हमारे मोहित पर हैं। वो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे देव का काव्या को नहीं, मोहित को अपने साथ मुंबई ले जाने का मन है। पूजा, मुझे तो तेरी शादी खतरे में दिख रही है। और काव्या, तू भी अपना देख ले, मुझे तो तुम दोनों के लिए बहुत ही डर लग रहा है। राधिका मोहित और देव को देखते हुए कहती है कि तभी काव्या राधिका के सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, तेरे दिमाग में कभी कुछ अच्छी बातें आती हैं या बस यही सब चलता है? कौन कहेगा कि तू बहुत जल्द 2 बच्चों की माँ बनने वाली है, क्योंकि हरकतें तो तेरी बिल्कुल पागलों वाली हैं। बिल्कुल सही कहा काव्या। वैसे राधिका, इतना ज्यादा गूढ़ रहस्य कैसे जान लेती हैं आप? पूजा हंसते हुए कहती है, अरे बच्चा, हमारे सानिध्य में रहो, खुद से गूढ़ रहस्यों का ज्ञान आपको भी हो जाएगा। राधिका हंसते हुए कहती है, अच्छा अब चलो, वरना इनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। फिर सिखाती रहना एक दूसरे को बैठकर गूढ़ रहस्य। रिया हंसते हुए कहती है। काव्या, रिया, पूजा और राधिका तीनों को गले लगाकर अपना ध्यान रखने को कहती हैं और पूजा से अपना, मोहित और अभी का भी ध्यान रखने को कहती हैं, क्योंकि काव्या जल्दी जा रही थी और अभी सोकर नहीं उठा था और काव्या ने उसको जानकर नहीं उठाया था, क्योंकि अगर अभी उठ जाता तो काव्या को जाने नहीं देता। पर अभी से मिले बिना जाना काव्या को अच्छा नहीं लग रहा था। काव्या गाड़ी के पास आ जाती है जहाँ देव और मोहित अभी भी बातें कर रहे थे, पर काव्या और बाकी सबको देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। मोहित काव्या के पास आ जाता है। मोहित की आंखें नम थी। अपना ख्याल रखना, मुझे पता है अभी से मिले बिना जा रही हो तो तुझे बुरा लग रहा है, पर चिंता मत कर, बहुत जल्द उसे तेरे पास लेकर आऊंगा। इतना कहकर मोहित काव्या को गले लगा लेता है। बहुत मिस करूंगा यार तुझे, जल्दी वापस आना। नम तो काव्या की भी आंखें थी, पर वो खुद को संभालते हुए कहती है, बस कर, अब मुझे भी रुलाएगा क्या? फिर खुद ही कहेगा कि मैं रोती हूँ, अभी तो तू ही मुझे रुला रहा है। अच्छा ये सब छोड़, पूजा और अभी का ख्याल रखना और अपना भी, समझा डफर? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है। काव्या के मुंह से डफर सुनकर मोहित भी हंस देता है। देव काव्या को गाड़ी में बैठाता है और खुद भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है, क्योंकि आज गाड़ी देव नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था और दोनों देहरादून के लिए निकल जाते हैं। काव्या पूरे रास्ते देव का हाथ पकड़े उसके कंधे पर सिर रखकर बैठी थी, पर काव्या पूरे रास्ते बिल्कुल चुपचाप थी। देव और काव्या देहरादून पहुंचकर थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि उनकी मुंबई जाने की फ्लाइट शाम को थी और फिर शाम को दोनों वहां से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है और वहां से दोनों घर के लिए निकल जाते हैं।
काव्या बहुत ध्यान से मुंबई की सड़कों को देख रही थी, जिनको देखकर काव्या की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि 7 साल बाद आज काव्या दोबारा उन सड़कों को देख रही थी, उस मुंबई को देख रही थी जहां कभी उसने अपना बचपन बिताया था। देव काव्या को बहुत ध्यान से देख रहा था और उसके चेहरे के बदलते भावों को भी, पर देव कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद काव्या और देव घर पहुंच जाते हैं। आज पूरे 7 साल बाद काव्या उस घर को देख रही थी। पहले से काफी बदल गया था पूरा घर। काव्या और देव अंदर जाने लगते हैं, पर जैसे जैसे काव्या अपने कदम बढ़ा रही थी, उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। काव्या जैसे ही अंदर जाने के लिए चौखट पर पहुंचती है, काव्या को देव को गोली लगना, आकाश को खुद को गोली मारना, सब काव्या की आंखों के सामने घूमने लगता है। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो देव का हाथ कसकर पकड़ लेती है कि तभी सामने से विक्की आता हुआ दिखता है। विक्की पहले से काफी बदल गया था। पहले कूल लुक में रहने वाला विक्की अब बिल्कुल एक बिजनेसमैन दिखने लगा था। विक्की काव्या को देखकर दौड़ते हुए काव्या के पास आता है और काव्या को अंदर लाकर खुश होकर गले लगाते हुए कहता है, वेलकम भाभी। आपको पता है हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे थे, और भाभी आप तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हैं, और भाई को देखो बुढ़ापा आ गया है, अब भाई आपके टक्कर के नहीं रहे। विक्की देव को देखकर हंसते हुए कहता है, तो काव्या के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तू अभी मार खाएगा, थोड़ी देर रुक कर खाएगा, और तू यहाँ है तो माँ पापा दादू कहाँ हैं? हम यहाँ हैं बेटा। पीछे से महेश जी धनंजय जी के साथ आते हुए कहते हैं। दादू पहले से काफी कमजोर लग रहे थे और महेश जी भी थोड़ा कमजोर दिख रहे थे। अब आंखों पर चश्मा भी लग गया था। काव्या जल्दी से उनके पास जाकर दादू और महेश जी के पैर छूकर दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, सॉरी पापा, सॉरी दादू, मैंने आप सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना, मुझे माफ कर देना प्लीज दादू, प्लीज पापा। काव्या अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से देखते हुए कहती है, नहीं महेश जी, हम इस लड़की को माफ नहीं करेंगे, और मैं तो इस लड़की को जानती भी नहीं हूँ। कौन है ये देव, और तू इसको यहाँ क्यों लाया है? सरिता जी पीछे से आते हुए कहती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 33 में, जहां आपको पता चलेगा कि सरिता जी ऐसा क्यों कह रही हैं। क्या वो काव्या से नफरत करती हैं उस बात के लिए कि वो देव को छोड़कर चली गई थी, या उनके मन में और ही कुछ चल रहा है? तो तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।